न्यू पैरामाउंट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का मैं राम शरण बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इसमें देखिए हम लोग अभी तक जो है करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो थे उनके बारे में हम चर्चा की है। और अब जो है ये आपका जीके संबंधित मॉडल पेपर नंबर 5th है। 5th में मैंने क्या बताया था आपको, 5th के हमने 25 क्वेश्चन कर चुके थे। इसके बाद जो शेष क्वेश्चन बचे थे तो हमने कहा था कि ये दूसरे सेशन में आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन है 26 से लेकर के कहाँ तक हैं, ये क्वेश्चन है आपका 50 तक क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, इसको देखेंगे और एक एक करके देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए इसको देखते हैं। देखिए इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया है आगामी वे जनजातियाँ जो रहती हैं, आगामी वे जनजातियाँ जो रहती हैं 26 की यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ए ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी ऑप्शन है मिजोरम और सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी नागालैंड हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यानी आगामी अलग अलग यहाँ जो जनजातियाँ दी हुई हैं वो पूछी जाती हैं, क्या है, अलग अलग जनजातियाँ जो है वो पूछी जाती हैं। तो अंगामी भी बोलते हैं, कहीं आगामी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अंगामी भी आपको मिल सकता है, क्या मिल सकता है यहाँ पर अंगामी, ठीक है, कौन सी अंगामी भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप बिंदी इसको लगा सकते हैं। देखिए मिजोरम में कौन से मीजो पाई जाती है, लाखर भी पाई जाती है। नागालैंड में कौन सी पाई जाती है, नागालैंड में आपको मैंने बता दिया कि नागालैंड पाई जाती हैं, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंट लीज पाई जाती हैं। राजस्थान में भील, मीणा और गरसिया, इस तरह की जनजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 का, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है। एन गोपाल स्वामी, बी है के एम मुंशी, सी है एन माधव राव और डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी की ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। देखिए बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया था, करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि 29 कब है, 29 अगस्त को, कब 29 अगस्त को जो है ये, और कब 1947, ये आप याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग जो है इसमें दिया गया कमेटी, यानी प्रारूप समिति की जो है ये बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी। और जिसमें से अध्यक्ष किसको चुना गया था, अध्यक्ष थे ये आपके बी आर अम्बेडकर। कौन थे, बी आर अम्बेडकर उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इनके सदस्यों की संख्या, इनको सदस्यों की संख्या 7 बताई गई है, तो इतना आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको सौंपता है ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको इसके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरे होने से पहले, ठीक है, अपना त्यागपत्र किसको देता है। ए ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए राष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति को देता है, किसको देता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो एक दूसरे के देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक दूसरे पे ये इंटरचेंज करते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए
देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए ऑप्शन है 21 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष और सी ऑप्शन है 18 वर्ष, डी ऑप्शन 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आप जरूर याद रखें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, कब तक बना रहता है? देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अगर बात करें कितने वर्ष तक हो सकता है, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, बी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सी है आपका 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, डी है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहु सदस्यीय निकाय है जिसमें से वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चेयरपर्सन और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त के रूप में होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका जो कार्यकाल बताया गया है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले होता है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 4 वर्ष इसका इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया जाता है? ए है बलवंत राय मेहता, बी है अशोक मेहता, सी है हनुमंत राव और डी है यहाँ पर GBK राव। ठीक है, तो इसकी देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो किया गया है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता कब किया था? 1957 में किया गया था। ठीक है ना, ये 1957 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया। इसके अलावा पंचायतों में सुधार के लिए जो है 1970 अशोक मेहता समिति 1970 में जो है अशोक मेहता समिति आई थी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1950 में GBK राव समिति आई थी 1985 में, तो 1985 आपको याद रखना है। GBK राव 1985 में आई थी और 1986 में जो आई थी LM सिंघवी समिति आई थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया है? ये अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए संविधान 18, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 17 और सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है 18। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है यानी 18 यानी पदवी उनको प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया। अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधित सम्मान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो पहले दी जाती सरदार हो गया, वायसराय हो गया, इस तरह की अब पदवी इनको बिल्कुल भी प्रदान नहीं की जाती, इनको यहाँ से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 33 का देखते हैं। 33 क्वेश्चन ये कह रहा है किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा करती है? ए है अधिकतम समर्थन मूल्य, बी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सी है मध्यम समर्थन मूल्य और डी है प्रभावी समर्थन मूल्य। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हम देख सकते हैं कि इसका बी हो जाएगा, MSP हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और चलिए आइए देखते हैं होता क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्न की कीमतें नियत कीमत से नीचे नहीं गिरने दी जाएगी। यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन कीमत पर खाद्यान्नों का क्रय करती है। तो जितना कह देगी उस पर सरकार खरीदेगी। ठीक है, तो किसानों के हित एवं आत्मनिर्भरता देखते हुए सरकार 26 मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती आ रही है। तो इस फसलें कितनी हैं? इनमें टोटल फसलें की अगर बात करें तो 26 फसलें इसमें ली गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MSP का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? गैर योजना व्यय। ठीक है, ए है ब्याज का भुगतान, बी है रक्षा व्यय, सी है उर्वरक सब्सिडी, डी है सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण। तो यहाँ 34 का हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा ब्याज का भुगतान जो है ये कैसा है? गैर योजना व्यय इसको कहा जाता है।
ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि क्योंकि एग्जाम में पूछा जाते हैं। रोजगार के अवसर की कमी की सबसे सही व्याख्या है, ठीक है। रोजगार की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती। बी है श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। सी है मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं। डी है श्रमिकों का काम नहीं चाहते, श्रमिक काम करना नहीं चाहते। देखिए 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अर्थात श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, यानी उनको ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो रोज़गार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या यही करता है कि उनको जितना काम करने में वो सक्षम हैं उतना काम वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 36 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। देशों के बीच में लोगों का संचलन होता है, लोगों का शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन होता है, देश में लोगों का संचलन होता है, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन होता है। तो 36 का हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय गमन देशों के बीच लोगों का संचलन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बी ऑप्शन है सोनोग्राफ, सी ऑप्शन है स्पेक्ट्रोग्राफ और डी ऑप्शन है स्फैग्मोग्राफ। देखिए भूकंप को रिकॉर्ड करने का यहाँ पर बताया गया है कि रिकॉर्ड करने का जो पैमाना बताया गया है वो है क्या यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अगर 37 के बाद कहा जाए क्या सही हो सकता है, इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है जिसमें सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, जबकि जिन उपकरणों द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, राशि फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल है। इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए है ऑप्शन ए जी ट्रांसले, बी है बोर, सी है जे थॉमसन और डी है न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज पारिस्थितिकीविद ए जी ट्रांसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में किया था। बुक का नाम है इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी जो इनकी एक बुक आई थी उसका प्रयोग किया गया था। कब किया गया था ये भी तो 1935 में, 1935 में 1935 में जो है इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ए ऑप्शन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और डी ऑप्शन है मीथेन CH4। देखिए अगर प्रदूषकों के एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत की यहाँ बात हो रही है, ओजोन परत को जो नष्ट कर रहा है उसका क्या नाम रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CFC होती है। वायुमंडल में विघटन यह विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार गैसें CFC हो गया, देखिए कई यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर हैलोजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली होती है, ट्राइक्लोरोएथिलीन हो गया, हेलोन ये हो गया। इस तरह की कई गैसें पाई जाती हैं वहाँ पर, तो ज़रूर आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फार्नेस में जलाए जाते हैं। इस फार्नेस को क्या कहते हैं? ब्लास्ट फार्नेस, आर्क फार्नेस,
इंसिनरेटर फर्नेस ऑटोक्लेव फर्नेस, क्या कहते हैं इनको? 40 का जो आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसिनरेटर्स में जलाए जाते हैं, ज़रूर याद रखना इसको। तो नगर पालिका के कूड़े कचरे को जलाने के लिए एक बड़े फार्नेस का प्रयोग किया जाता है, जिसे इंसिनरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसिनरेटर कहा जाता है। चलिए 41 का देख लेते हैं। 41 क्या है? दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण की प्रयोग किया जाता है दूध को मापने के लिए? लैक्टोमीटर ए, बी है हाइड्रोमीटर, सी है बैरोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। तो 41 का देखिए, हाइड्रोमीटर यानी द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए। लैक्टोमीटर से दूध की उस जो मात्रा होती है उसको हम मापते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 22 का है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके या किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है? विद्युत चुंबक द्वारा, फोटो सेल द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा और संचयन सेल द्वारा। यानी 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी संचयन सेल के द्वारा किया जाता है। संचयन सेल यानी सेकेंडरी सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसको बदलती है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। और यह समांतर उपयोग में आने वाली बैटरियां सेल दो प्रकार के होते हैं। एक लेड अम्ल संचायक का काम करती है और दूसरा इसमें दिया गया है क्षारीय संचायक 1 है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार बताना है, ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात इसमें पूछा गया है तो क्या होगा? 2:1, बी है 1:2, सी है 8:1 और डी है 1:1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:2 और अनुपात करेंगे 1:16, ठीक है। 2:16 यानी 1:8 के अनुपात में यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? ए ऑप्शन है नायलॉन, बी ऑप्शन है बाइकेलाइट और सी ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड और डी है टेक्लॉन। देखिए 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तीसरा हो जाएगा टेफ्लॉन, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से कौन होता है? डैश होता है, क्या होता है? गंध का अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है और इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एसिड अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो यानी अगर हम 45 की बात करें यहाँ पर, ठीक है, अमाशय की, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। 45 का सी। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियाँ हैं, जैसे यकृत हो गया, ग्नाशय हो गया और इसके बाद, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इनके नाम दिए हुए हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्लीहा, बी ऑप्शन है लीवर और सी ऑप्शन है फेफड़ा और डी ऑप्शन हो जाएगा अस्थियाँ। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा, यानी कह सकते हैं प्लीहा हो जाएगा। 47 करेक्ट आंसर क्या कह रहा है? ऑप्शन क्वेश्चन है 47 का, जिस प्रकार ताप का मापन थर्मामीटर होता है उसी प्रकार आर्द्रता का मापक जो होता है ये भी यही होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखिएगा। यहाँ से पूछा गया, आर्द्रता के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरे जितने पूछे जाते हैं। एक कोड भाषा में ये दिया है, इसको ये दिया है, इसको ये दिया है।
तो इसको तो ये जो लिखा हुआ है इसका कोड पहले करेंगे, कितने कोड पर ये आ रही है, यानी ये कोड करेंगे पहले, सबसे पहले, फिर इसके बाद ये कोड करेंगे और ये कोड करेंगे, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो 49 का देखते हैं 49 में क्या पूछा गया है। आखिर इस तरह से 49 में पूछा गया है कि आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो 49 का जो करेक्ट देखते हैं। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, अर्थात शनिवार होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा शनिवार होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे हमने करवा दिया, और अभी 50 वाला क्वेश्चन तो रह ही गया है। 4 कथन दिए हैं और निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, और उसको जो वायर है उसको अलग रूप से करना है। ठीक है, कुछ बिल्ली भौंकती हैं, जो बिल्ली भौंकती हैं वो सोती नहीं है। सभी हाथी पेड़ हैं और कोई बिल्ली हाथी नहीं है, तो इसलिए ये हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया अभी यहाँ पर कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी आपने देखा कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। और देखिए इसी तरह अगर बने रहेंगे तो मैं आप लोगों को ये शर्त के अनुसार कहता हूँ कि आपको यहाँ पर सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। ठीक है, तो ये PDF है, मैंने PDF भेज दिया है, तो आप इसको वहाँ से जा करके सर्च करके देख सकते हैं। और तब तक के लिए कल वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।